अस्सलाम वालेकुम। हम एलिफेटिक कंपाउंड में एलिमिनेशन रिएक्शन को डिस्कस कर रहे थे और आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर इफेक्टिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहला फैक्टर जो हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं वो है इफेक्ट ऑफ अटैकिंग बेस। सोचने की बात है यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं लिखा। तो अगर आप एलिमिनेशन रिएक्शन के मैकेनिज़्म को गौर से देखें तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा कि वहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है, जिसको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाली स्पीशी को तो हम बेस कहते हैं। तो बजाय हम इसके कि एलिमिनेशन रिएक्शन में इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी वहाँ पर उसको न्यूक्लियोफाइल भी कहा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हम उसको न्यूक्लियोफाइल नहीं कह सकते, वो न्यूक्लियोफाइल भी होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, मगर यहाँ पर बेस कहना ज़्यादा मुनासिब है। तो इस वजह से हम यहाँ पर सबसे पहली जो बात करेंगे वो है इफेक्ट ऑफ अटैकिंग बेस। तो एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो ये E1 रिएक्शन का मैकेनिज़्म 2 स्टेप पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट स्टेप जो कि स्लोएस्ट स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसमें बनता है कार्बोकैटाइन। और कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन के दौरान कोई बेस, एक्सटर्नल बेस इन्वॉल्व नहीं होता, यानी बेस की वजह से कार्बोकैटाइन नहीं बनता, बल्कि वो तो सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से, या जो हमारा टर्शरी कार्बोकैटाइन होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इस वजह से वो बनता है। तो इस वजह से ये बात याद रखें कि एक्सटर्नल बेस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होता। और अगर हम बात करें फास्ट स्टेप की भी, तो फास्ट स्टेप में भी हमें एक्सटर्नल बेस ऐड नहीं करना पड़ता, बल्कि सॉल्वेंट बजाते खुद बेस के तौर पे काम करता है। ठीक है, तो अगर हम एक्सटर्नल बेस टर्शरी अल्काइल हैलाइड में भी ऐड कर दें तो वो E2 मैकेनिज़्म की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये बात बहुत हैरान कुन है यहाँ पर, और याद रखने वाली बात है ये कि अगर हम नॉर्मल सॉल्वेंट की मौजूदगी में रिएक्शन करवा रहे हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, तो वो E1 मैकेनिज़्म को फॉलो करेंगे। मगर अगर ऐसा हुआ कि हमने एक्सटर्नल बेस ऐड कर दिया, यानी वाटर यूज़ कर रहे थे, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमने ऐड कर दिया, अब वहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन एक्सटर्नली आया है, बाहर से आया है, अब ये इस रिएक्शन मैकेनिज़्म को E2 मैकेनिज़्म यानी E1 को फॉलो नहीं करेगा। हालांकि ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, मगर ये किस मैकेनिज़्म की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? E2 मैकेनिज़्म की तरफ। तो ये बात लाजमी तौर पे आपको याद रखना है। अगर हम E2 मैकेनिज़्म की बात करें तो मतलब जाहिर सी बात है, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये रिएक्शन सिंगल स्टेप पर मुश्तमिल होता है। उसी वक्त में बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता है, उसी वक्त में लीविंग ग्रुप रिमूव हो रहा होता है, उसी वक्त में डबल बॉन्ड बन रहा होता है। तो सारे मामलात एक ही वक्त में तय पा रहे होते हैं। ताहम E2 मैकेनिज़्म की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बेस का जो किरदार है वो बहुत अहम है। जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना ही प्रोटॉन को आसानी से एक्सेप्ट करेगा, और उतना ही E2 के रिएक्शन का मैकेनिज़्म जो है वो उसको फेवर करेगा, उसका रेट बढ़ जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस और एक्सटर्नल बेस फेवर E2 मैकेनिज़्म। इवन विद टर्शरी सबस्ट्रेट, यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड भी है, कोई और है, मतलब अल्काइल हैलाइड नहीं भी है, टर्शरी कंपोनेंट है, यानी टर्शरी कार्बोकैटाइन बन रहा है वहाँ पर, तो वो E2 मैकेनिज़्म को प्रेफर करेंगे अगर हम एक्सटर्नल बेस ऐड कर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, याद रखने के लिए। अब हमें बात या मालूम तो है कि एलिमिनेशन रिएक्शन में एक तो प्रोटॉन लीव करता है, और प्रोटॉन में रिमूव होने के साथ साथ एक लीविंग ग्रुप भी वहाँ से रिमूव होता है। लीविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिमूव होता है, और हाइड्रोजन आयन अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ कर आता है। इस वजह से लीविंग ग्रुप, हाइड्रोजन आयन को हम हरगिज़ नहीं कहेंगे, लीविंग ग्रुप वही होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को मुकम्मल लेकर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को छोड़ देता है। तो E1 मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो आपको मालूम होगा इस बारे में कि E1 मैकेनिज़्म में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें कार्बोकैटाइन बनता है। अगर कार्बोकैटाइन बनता है तो उस दौरान तो लीविंग ग्रुप को रिमूव होना होगा। तो अगर लीविंग ग्रुप वहाँ पर रिमूव पहले स्टेप में होता है तो इससे मुराद ये है कि गुड लीविंग ग्रुप जो होंगे वो E1 मैकेनिज़्म को फॉलो करेंगे। यानी अगर गुड लीविंग ग्रुप क्या होता है? गुड लीविंग ग्रुप वो ग्रुप होता है जो सबस्ट्रेट को छोड़ने के बाद ज़्यादा स्टेबल हो, वो गुड लिविंग ग्रुप होगा, या जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को आसानी से छोड़ दे वो गुड लिविंग ग्रुप है। तो इस तरह से अगर किसी सबस्ट्रेट के साथ गुड लिविंग ग्रुप अटैच है तो वो E1 मैकेनिज़्म को प्रेफर करेगा, फेवर करेगा उसको। क्यों? क्योंकि इससे जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है वो बहुत हद तक आसान हो जाता है। तो इस तरह रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें E2 मैकेनिज़्म की तो यहाँ पर हमें लिविंग ग्रुप को रिमूव नहीं करवाना होता, बल्कि बेस बुनियादी तौर पर यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। लिविंग ग्रुप शामिल होता है, मगर बेस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, वो बॉन्ड शिफ्ट होता है कार्बन कार्बन के दरमियान, और तब लिविंग ग्रुप रिमूव होता है। तो वहाँ पर पोअर लिविंग ग्रुप अगर मौजूद है सबस्ट्रेट के साथ
तब वो E2 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। फिर हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की। तो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट में हम बात करते हैं फिर से E1 और E2 मैकेनिज्म की। तो आपको मालूम होगा कि आयोनाइजेशन किस में इन्वॉल्व है, आयोनाइजेशन तो E1 मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है, और अगर वहाँ पर आयोनाइजेशन इन्वॉल्व है तो मीन्स के पोलर सॉल्वेंट वहाँ पर बहुत अच्छे से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट जो है वो E1 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि पोलर सॉल्वेंट E1 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आयोनिक इंटरमीडिएट बनता है। अब सोचें आयोनिक इंटरमीडिएट क्या है। तो E1 मैकेनिज्म को फेवर करता है कौन? पोलर सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयोनिक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो गया। मगर E2 मैकेनिज्म की जब बात करते हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि इसमें तो तमाम मामला एक ही वक्त में तय पाने होते हैं, खुद ही बेस ने मामला को तय करना होता है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं वो फेवर करते हैं E2 मैकेनिज्म को। एक इजाफी बात हम आपको बता रहे हैं क्योंकि मतलब हमें लगा कि आपको मालूम होनी चाहिए, वैसे तो सिलेबस में शामिल नहीं है मगर फिर भी आप इसको देख सकते हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो फेवर्ड है ओवर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एट हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर पे एलिमिनेशन रिएक्शन फेवर ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं बनिस्बत सब्स्टिट्यूशन के। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबस्ट्रेट की भी हम यहाँ पर बात करते हैं मगर वो भी हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। तो सबस्ट्रेट बिल्कुल वैसे ही मैकेनिज्म यानी वैसे ही इफेक्टर्स हैं, वैसे ही काम करते हैं जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता है। तो वो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम इसके हवाले से नोट्स वगैरह भी आपको मतलब प्रोवाइड करेंगे जो कि मतलब जिसमें नेक्स्ट टॉपिक के हवाले से कुछ डिटेल आपको दी जाएंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।